अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कामिनी है। आज मैं आपके समक्ष अपने कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। आजादी का सही मतलब केवल वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कर गई। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित करते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भरपूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की बोटियां बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की बोटियां बोटियां चली गई। और आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है, आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटों को सरहद में दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे पत्र लिखा कर कहती थी कि अम्मा ने खत लिखा है, बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, फांसी चढ़ जाने को कहता था। परंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से करे ना, तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना ही देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या उसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने में मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद ना को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देश प्रेम। और हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारा सच्चा देश प्रेम, ताकि हर एक देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह ले ज़मीं पर, भाईचारे से रहना है तो रह ले ज़मीं पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। आज के इस दौर में जिस युवा पर अपने देश की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की आशाओं की जिम्मेदारी थी, आज वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों की घर्षण मात्र से ही अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोडका का मेरा रोज का ने भारत का भविष्य बर्बाद कर दिया है। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, और न ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं हिंदू हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है और ये हिंदुस्तान मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं। लेकिन बदकिस्मती है,
अब यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की ज़रूरत है ना मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, अच्छे इंसान की ज़रूरत है। एक शैक्षणिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नज़र आती है और बड़ी आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर पूरे विश्वाध्याय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में भी हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहां एक और हमारे पास IIT और NIT जैसे शिक्षण संस्थान हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। मेरे विचार में देश का राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब इस देश की महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी। देश का राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब हम जातिगत आरक्षण नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण पर बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में सिर्फ सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा। असल मायने में राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकरें हमेशा पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। और आज इस मंच पर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ भारत की बेटी कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाना, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाना, अपने राष्ट्र को आगे ले जाना, वतन को आगे ले जाना। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मेरा देश हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। और हौसला होगा सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। और पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।